मांगलिक और नॉन मांगलिक, क्या ये विवाह संभव है? जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे व्यूवर का ये सवाल होता है कि मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी करनी चाहिए या मांगलिक और मांगलिक वालों की ही शादी करनी चाहिए। ये सवाल अक्सर आप लोग पूछते भी हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से भी पूछते हैं। सब अपने अपने तरीके से जवाब देते हैं। कोई कहता है मांगलिक मांगलिक की ही शादी करनी चाहिए, कोई कहता है मांगलिक नॉन मांगलिक की भी शादी की जा सकती है। तो दोस्तों, इस विषय पर मैं अपने विचार भी रखूंगा और प्रैक्टिकली जो मैंने अनुभव किया है वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। लाखों लोग आज भी मांगलिक गोश्त के नाम से डरते हैं, विवाह रुक जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन क्या वाकई मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी नहीं हो सकती? क्या सिर्फ एक मंगल ही तय करेगा दो लोगों की जिंदगी? जी हाँ दोस्तों, मांगलिक दोष तब बनता है जब जन्म कुंडली में मंगल पहले घर, चौथे घर, सातवें घर, आठवें घर और 12वें घर में स्थित होता है। कहते हैं ऐसा मंगल व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में अशांति, झगड़ा, यहाँ तक कि दुर्घटनाएं भी ला सकता है। लेकिन जरा रुकिए दोस्तों, क्या हर मंगल दोष वाला अशुभ ही होता है? दोस्तों, मंगल हमेशा अशुभ नहीं होता। मैंने हमेशा जब भी कोई बात की है, मैंने हमेशा कहा है कि हर ग्रह के दो रूप होते हैं, मंगल शुभ और मंगल अशुभ भी होता है। ऐसे ही कोई भी और भी प्लेनेट शुभ और अशुभ की श्रेणी में आता है। तो ये लड़ाई है शुभ मंगल बनाम अशुभ मंगल की, ना कि मांगलिक और नॉन मांगलिक की। इसलिए मांगलिक और नॉन मांगलिक के भी रिश्ते चलते हैं और मांगलिक वालों की शादी भी तलाक का कारण बनती है। मेरे पास अभी फिलहाल 100 से ज्यादा कुंडलियां ऐसी होंगी जो मांगलिक और मांगलिक शादी किए हैं और उनके वैवाहिक जीवन खत्म हो चुका है, तलाक हो चुका है या कुछ कोर्ट केस की तरफ जा चुका है। लेकिन मांगलिक और नॉन मांगलिक भी बहुत सारी केसेस हैं जो अच्छे चल रहे हैं। लेकिन मांगलिक नॉन मांगलिक का भी तलाक जरूर होता हुआ आपने देखा होगा। मैं ये नहीं कहता कि मांगलिक नॉन मांगलिक का तलाक भी, लेकिन उसमें मांगलिक और मांगलिक नॉन मांगलिक के ग्रह, वो दोनों ग्रह मतलब जिम्मेदार नहीं है, अन्य ग्रह भी जिम्मेदार है जो उसको मंगल को शुभ और शुभ बनाते हैं। मंगल दोष भी दो प्रकार का होता है, जैसा मैंने आपको कहा, शुभ मंगल और अशुभ मंगल। तो यदि मंगल, पहले तो ये समझिए कि हम जो मंगल को शुभ और अशुभ देखने का जो पैरामीटर मानते हैं वो ये पहले तो हम राशि से मानते हैं कि अगर मंगल अपनी राशि में होता है, मेष, वृश्चिक या मकर राशि में होता है या मित्र राशि में होता है, तो ये शुभ प्रभाव में होता है। पहले तो आपके दिमाग में ये चार चीजें बैठ जानी चाहिए कि मेष राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि या मित्र राशि मंगल की जो भी होती है तो वो उसमें शुभ प्रभाव देता है। लेकिन यदि मंगल नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो ये अशुभ मंगल कह सकते हैं या फिर अशुभ फल देता है। इतना आपको, अगर कोई ज्योतिष का बेसिक नियम जानता है, थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी जानता है, उसको राशियों के बारे में पता होगा। पहले तो हम राशि के आधार पर मंगल की शुभ और अशुभ जो है कैटेगरी निकाल लेंगे। अब समझिए असली फर्क, मांगलिक बनाम मांगलिक की शादी संभव है, लेकिन शुभ मंगल और अशुभ मंगल का मेल हो जाता है तो मांगलिक बनाम मांगलिक की शादी भी आपके जीवन में कष्ट का कारण बन जाएगी। ये गंभीर टकराव ला सकता है। अब सवाल आता है, मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी हो सकती है? तो मेरा उत्तर यही है, हाँ बिल्कुल हो सकती है, 100% हो सकती है। अगर मांगलिक का मंगल शुभ हो और नॉन मांगलिक की कुंडली में कोई ऐसा ग्रह हो जो उस मंगल को संतुलित कर दे तो विवाह सफल हो सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कई बार मांगलिक दोष जन्म कुंडली, नवाश कुंडली या दशाओं से भी समाप्त हो जाता है। कभी कभी दूसरे ग्रहों की स्थिति भी मंगल की जो बहुत ज्यादा कष्टकारी स्थिति है उसको शांत कर देती है। तो केवल दोष शब्द देकर रिश्ता तोड़ देना ये समझदारी नहीं, अंधविश्वास है दोस्तों। लेकिन जब एक व्यक्ति का मंगल अत्यंत अशुभ होता है और दूसरा पूर्णतः शांत प्रवृत्ति का शुभ प्रभाव का होता है, तब ये जोड़ी जीवन में गंभीर संकट और संघर्ष ला सकती है। तो इस प्रकार से हमें ये देखना है कि एक का मंगल दूसरे के मंगल के साथ आपस में भिड़ तो नहीं रहा, चाहे वो मांगलिक या नॉन मांगलिक हो। ऐसा ही मेरे पास जो केस आया, मैंने देखा कि एक बंदे ने, एक एस्ट्रोलॉजर ने मांगलिक और मांगलिक दो पर्सन के विवाह की अनुमति दे दी। अब मैं उस केस स्टडी का आपको थोड़ा सा उदाहरण बताता हूँ कि लड़की का जो चार्ट था वो धनु लगन था और धनु लगन के लगन में मंगल बैठा हुआ था। अब धनु लगन में मंगल आपको पता है कि शुभ होता है क्योंकि वो 5वें घर का स्वामी भी होता है और द्वादशेष भी होता है। लेकिन मंगल धनु लगन में शुभ माना जाएगा, इसलिए वो लगन में मित्र राशि में बैठा हुआ है। यहाँ पर मित्र राशि, दोस्तों ध्यान से देखिए, धनु राशि मंगल की मित्र राशि है। तो यहाँ पर मंगल शुभ होके लगन में बैठा हुआ है और साथ में सूर्य भी बैठा है तो और शुभ हो गया क्योंकि उसका मित्र ग्रह भी साथ बैठा हुआ है। ऐसे
जो लड़के का चार्ट था, अब लड़के के चार्ट को समझिए कि लड़के का जो चार्ट था वो एंटी था, यानी कहने का मतलब कन्या लगन का चार्ट था। और कन्या लगन में आपको पता है कि मंगल जो है, आपको दोस्तों पता है कि 8वें घर का स्वामी होता है, क्योंकि बुध के लगन में मंगल अशुभ हो जाता है। तो वहां पर सीधा पहले तो हमें ये पता चला कि मंगल वहां पे अशुभ है। मंगल वहां पे 8वें घर का स्वामी है, यानी मार्ग क्षमता मंगल में वहां पर ज्यादा है, धनु लगन वाले में कम है, और कन्या लगन वाले में सबसे ज्यादा है। तो वहां का मंगल उसका 7वें घर में बैठा था। अब यहाँ पर एक बात देखिए, राशि में तो वो मित्र राशि में बैठा है यहाँ भी, क्योंकि मीन राशि भी जो है वो मित्र राशि ही मंगल की मानी जाएगी। लेकिन अब देखिए, लड़की का जो मंगल था वो लगन में था, लड़के का मंगल 7वें में था। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, एक शुभ मंगल देख रहा है, एक अशुभ मंगल देख रहा है। तो दोनों मंगल एक दूसरे को देखने से क्या हुआ, दोनों के अंदर क्रोध की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि एक दूसरे की बात वो टॉलरेट नहीं कर सकते। क्योंकि जो अशुभ मंगल वाला है वो धनु लगन वाले मंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है अपनी हरकतों से। तो फिर धनु लगन वाले का भी गुस्सा फूट जाता है, क्योंकि वहां पे भी वो 12वें घर का स्वामी बनता है। लेकिन वहां पर जो लड़के का मंगल था, मैं आपको बता देता हूं, 7वें घर में उसका जो लड़के का मंगल था मीन राशि में था, लेकिन साथ में उसके साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ था, नीच का बुध और शुक्र ग्रह। तो बुध के साथ तो मंगल और भी अशुभ हो जाता है दोस्तों, वो भी नीच का मंगल था। अब मंगल के साथ कोई नीच का ग्रह बैठ जाए, मंगल के साथ 8वें घर का स्वामी बैठ जाए, या वो खुद 8वें घर का स्वामी हो जाए, या छठे घर का स्वामी का लॉर्ड बैठ जाए, तो वहां पे मंगल अशुभ हो जाएगा। ये दूसरी कंडीशन याद रखे। तो वहां पर जो मंगल था वो लग्नेश के साथ तो जरूर बैठा था, लेकिन वो नीच का था, और वो खुद 8वें घर का स्वामी था। तो वहां पे जो मंगल है वो अत्यंत अशुभ है लड़के का, और लड़की का शुभ था। तो अशुभ और अशुभ में जब टकराव हुआ तो शुभ वाले का भी अशुभ में परिवर्तित हो गया, और दोनों के बीच में तलाक जैसी स्थिति बन गई। तो यहाँ पर मांगलिक और मांगलिक का केस भी आपको खराब होता हुआ मैंने दिखा दिया। ऐसे ही मंगल अगर तुला राशि में भी दोस्तों होता है तो भी वैवाहिक जीवन खराब होता है। अगर आप देख रहे हो किसी पर्सन का मंगल तुला राशि में है, और उसकी कंडीशन ये बनती है वो पहले घर में है, चौथे घर में है, 7वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में है, तो भी मंगल अशुभ रहेगा। मांगलिक भी बन गया और अशुभ भी हो गया। लेकिन अगर वो अच्छे लगन का होगा तो उसमें टेंडेंसी थोड़ी कम होगी। लेकिन वही तुला लगन के साथ अगर राहु या केतु बैठ जाए, बुध बैठ जाए, या शत्रु ग्रह बैठ जाए कोई, तो वहां पे मंगल अशुभ हो जाएगा, तो डबल मार पड़ेगी। तो ये कंसेप्ट में मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि मंगल शुभ और अशुभ की पहली पहचान कैसी करनी होती है। बाकी इसकी दूसरी पहचान भी होती है नक्षत्र के माध्यम से। यहाँ पर हमने पहली पहचान की कि मंगल शुभ और अशुभ कैसे बनेगा। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो आप बहुत हद तक एक सही निर्णय ले लोगे अपनी शादी के समय, क्योंकि मंगल ही एक अग्रेसिव प्लेनेट है जो टॉलरेट नहीं करता, और विवाह बहुत चुटकियों में खत्म हो जाता है, क्योंकि बाकी ग्रह गंदी नियत से मंगल पर अपनी दृष्टि डाल देते हैं। तो दोस्तों, मांगलिक होना अभिशाप नहीं है, और ना ही नॉन मांगलिक होना कोई वरदान है। जरूरी है ग्रहों को समझना, कुंडली का गहराई से विश्लेषण करना, और सबसे जरूरी है रिश्ते की इमोशनल सच्चाई, भावनात्मक सच्चाई को समझना। क्योंकि अंत में ग्रह बिगाड़ सकते हैं रिश्ता, लेकिन समझदारी उसे बचा भी सकती है। तो दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक रील्स या पोस्ट के लिए हमें फॉलो करें, वीडियो के लिए हमें फॉलो करें, और हमारे साथ जुड़े रहे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।